हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग अंग्रेज़ी के 7 धमाकेदार ज़बरदस्त एकदम एडवांस स्ट्रक्चर्स को सीखने वाले हैं। इसको सीखने के बाद आपकी अंग्रेज़ी ज़बरदस्त होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम लोग 7 एडवांस स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे और उस पर एक से बढ़कर एक डेली यूज होने वाले सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो ज़रूरी है कि इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हर दिन हमारा अपलोड किए जाने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस लेट अलोन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म या नाउन। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं, जब भी हमें बोलना हो कि मोटरसाइकिल चलाना तो दूर, उसे साइकिल तक चलाना नहीं आता। चाय बनाना तो खाना बनाना तो दूर, उसे चाय तक बनाना नहीं आता। हिंदी बोलना तो दूर, अंग्रेज़ी बोलना तो दूर, उसे हिंदी भी बोलना नहीं आता। इस तरह के सेंटेंस को आज हम लोग इंग्लिश में कैसे बनाया जाता है, कैसे बोला जाता है, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। आज का हमारा पहला सेंटेंस है, वह मुझसे बात तक नहीं करता, पार्टी में मुझे बुलाना तो दूर की बात है। पहला सेंटेंस, इसका पहला पार्ट है, 2 पार्ट में है। पहला पार्ट है, वह मुझसे बात तक नहीं करता या नहीं करता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस को हम लोग जब भी बनाते हैं, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो एस या ई एस उसके वर्ब में जोड़ते हैं। नेगेटिव है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डजंट जोड़ते हैं, डज नॉट। He does not even talk to me, let alone invite me to the party. वह तो उसकी तरफ देखता भी नहीं, उससे प्यार करना तो दूर की बात है। यहाँ पे ही हमारा सिंगुलर है सब्जेक्ट, इसलिए डज नॉट का यूज़ होगा। He does not even look towards her, let alone love her. Let alone love her. वह हिंदी तक ठीक से पढ़ना नहीं जानता, अंग्रेज़ी बोलना तो दूर की बात है। सब्जेक्ट हमारा ही है जो कि सिंगुलर है, इस और सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव है, इसलिए ही के साथ डज नॉट का यूज़ करेंगे। ही डज नॉट नो इवन हाउ टू रीड हिंदी प्रॉपरली, लेट अलोन स्पीक इंग्लिश। ही डज नॉट या डजेंट दोनों बराबर है। ही डज नॉट नो इवन हाउ टू रीड हिंदी प्रॉपरली, लेट अलोन स्पीक इंग्लिश। उसने मुझे एक गिलास पानी तक के लिए भी नहीं पूछा, खाना तो पूछना दूर की बात है। ये सिंपल पास्ट का है ये सेंटेंस। इसमें हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट का यूज़ करते हैं, ध्यान रखें। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। He did not even ask me for a glass of water, let alone ask for food. Let alone ask के बाद आप मी भी लिख सकते हैं, let alone ask me for food या let alone ask for food। दोनों सिचुएशन में सेंटेंस आपका करेक्ट होगा, करेक्ट। उसे चाय बनानी तक नहीं आती, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है और सब्जेक्ट इसमें शी होगा। और शी के साथ हमेशा निगेटिव में हम लोग डज नॉट का यूज़ करते हैं।
उसे चाय तक बनानी नहीं आती, खाना बनाना तो दूर की बात है। शी डज नॉट नो इवन हाउ टू मेक टी, लेट अलोन कुक फूड। शी डज नॉट नो इवन का मतलब भी होता है या यहाँ तक की होता है। शी डज नॉट नो इवन हाउ टू मेक टी, लेट अलोन कुक फूड। जब भी हम अपने सेंटेंस में जानना शब्द का यूज़ करते हैं तो उसके लिए हाउ टू नो का यूज़ करते हैं। हाउ टू नो प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। हमेशा ध्यान रखें, वह तो स्मार्टफोन तक चलाना नहीं जानता, कंप्यूटर चलाना जानना तो दूर की बात है। यह भी पहला पार्ट इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है, इसलिए सब्जेक्ट ही है और इसलिए डज नॉट का यूज़ करेंगे। इट डज नॉट नो इवन हाउ टू यूज़ अ स्मार्टफोन, लेट अलोन हाउ टू ऑपरेट अ कंप्यूटर। उसके बगल में बैठना तो दूर की बात है, उससे बात करना भी उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। इवन ही डज नॉट, यहाँ पे इवन पहले रखा गया है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ तक कि ही डज नॉट लाइक एट ऑल टू सिट बिसाइड हिम, यहाँ तक कि उसे उसके बगल में बैठना तक पसंद नहीं है। लेट अलोन टॉक टू हिम, उससे बात करना तो दूर की बात है। ध्यान से समझने की कोशिश करें, इवन जब पहले आ जाता है तो उसका मतलब होता है यहाँ तक कि। वह मुझे फ़ोन तक नहीं करता, मिलना तो दूर की बात है। ये भी नेगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से लिया गया है ये, और ये नेगेटिव सेंटेंस है और इसका सब्जेक्ट है ही, और ही के अनुसार नेगेटिव बनाना हो तो डज नॉट का यूज़ करेंगे, यानी एस या ई एस जोड़ते हैं डू के साथ। ही डज नॉट इवन फ़ोन और कॉल मी, लेट अलोन मीट मी। उसने मुझे 2 साल के दौरान एक बार भी कॉल तक नहीं किया, मिलना तो दूर की बात है। यह सिंपल पास्ट में है, निगेटिव में है पहला सेंटेंस, इसलिए डिड नॉट का यूज़ करेंगे। He did not call me once during 2 years, let alone meet me. उस समय उसके पास पैसे नहीं हैं, इस समय उसके पास पैसे नहीं हैं, किताब खरीदना तो दूर की बात है। इस समय उसके पास पैसे नहीं हैं, किताब खरीदना तो दूर की बात है। प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है, कुछ होने की बात हो रही है, इसलिए हैज़ या हैव का यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। He does not have money, let alone books. वह तो एक चपरासी बनने लायक भी नहीं है, एक IAS बनना तो दूर की बात है। वह तो एक चपरासी बनने लायक भी नहीं है। He does not even deserve to become a peon. He does not even deserve to become a peon, let alone an IAS. वह अपनी कमाई से एक बाइक तक नहीं खरीद सकता, एक महंगी कार खरीदना तो दूर की बात है। He can't even buy a bike by his own earnings, let alone buy an expensive car. He cannot even buy a bike by his own earnings. इसका मतलब होता है वह अपनी कमाई से एक बाइक तक नहीं खरीद सकता, let alone buy an expensive car. एक महंगी कार खरीदना तो दूर की बात है। उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, यहाँ पे पास कोई चीज़ पास होने की बात है, और निगेटिव है तो हैज़ नॉट या हैव नॉट का यूज़ करते हैं। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में, एडवांस इंग्लिश में डू नॉट, डज नॉट, डज नॉट हैव, डू नॉट हैव, डज नॉट हैव का यूज़ करते हैं। ही डज नॉट हैव even a single penny. He does not have even a single penny, let alone throw the party. He doesn't have
even a single penny, let alone throw the party. मैं ऐसे लोगों के साथ 1 घंटे भी नहीं रह सकती। ऐसे लोगों के साथ ज़िंदगी गुजारना तो दूर की बात है। अक्सर लोग इस तरह का सेंटेंस हर दिन बोले जाने वाले सेंटेंस में यूज़ करते हैं। I cannot live or stay. I cannot live, I cannot stay with such people even for an hour. Let alone spend the life with them. With them आप लगा सकते हैं, गलत नहीं होगा। उसे तो साइकिल तक चलाना नहीं आता, कार चलाना तो दूर की बात है। कोई काम नहीं आता या नहीं जानता है, जब भी बोलना हो तो हाउ टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। मैं पहले बता चुका हूँ। He does not know even how to ride a bicycle, let alone drive a car. नेक्स्ट है हैविंग प्लस वर्ब वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनने वाले सेंटेंस। इसका मतलब ये होता है, उस सेंटेंस में से यूज़ करते हैं जब तुरंत कोई काम करने के बाद दूसरा कोई काम करते हैं। जैसे मैं खाना खाकर आपके घर आऊँगा, मैं खाना खाकर आपसे मिलूँगा, मैं उससे मिलकर वहाँ जाऊँगा। कर या करके का सेंस निकलता हो, उस तरह के सेंटेंस में हम इसे यूज़ करेंगे। कोई एक काम करके तुरंत कोई दूसरा काम करना, या जिस सेंटेंस के क्रिया में कर या करके लगा हो, उस सेंटेंस में हम इसका यूज़ करेंगे। स्ट्रक्चर है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, उसके बाद हमारा सेंटेंस होगा, कंप्लीट सेंटेंस होगा। या फिर इसे इस तरह से बना सकते हैं, पहले हम सेंटेंस को रखेंगे, उसके बाद हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आने वाला ऑब्जेक्ट होगा। वहाँ जाकर मैं उससे मिलने की कोशिश करूँगा। हैविंग गॉन देयर आई विल ट्राई टू मीट हिम और हर। हैविंग गॉन देयर आई विल ट्राई टू मीट हिम और हर, या इस तरह से बोल सकते हैं, आई विल ट्राई टू मीट हिम और हर, कॉमा हैविंग गॉन देयर। मैं उससे मिलकर तुम्हारे जॉब के बारे में बात करूँगा। हैविंग गॉन देयर, हैविंग मेट हिम, आई विल टॉक टू हिम अबाउट योर जॉब। हैविंग मेट हिम, आई विल टॉक टू हिम अबाउट योर जॉब। आई विल टॉक टू हिम अबाउट योर जॉब, हैविंग मेट हिम। पहले जो काम होगा उसको पहले हैविंग के साथ लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म में। उससे मिलकर मैं खुश नहीं था, यहाँ पे पहले मिलने का काम हुआ है, बाद में खुश रहिए ना खुश रहिए उसकी बात बाद में, इसलिए पहले मिलने की बात को रखेंगे। हैविंग मेट हिम आई वॉज नॉट हैप्पी, या इस तरह से लिख सकते हैं, आई वॉज नॉट हैप्पी, कॉमा हैविंग मेट हिम। झूठ बोलकर वह उससे मिलने वहाँ गई थी। हैविंग टोल्ड अ लाई, या हैविंग लाइड भी बोल सकते हैं, लाई क्योंकि लाई खुद एक वर्ब है। हैविंग लाइड या हैविंग टोल्ड अ लाई, शी वेंट देयर टू मीट हिम, या इस तरह से भी बोल सकते हैं, शी वेंट देयर टू मीट हिम हैविंग टोल्ड अ लाई, या हैविंग लाइड। अपना काम ख़त्म करके वह घर गया था। Having finished his work, he went to home, या he went home। Having finished his work, he went home, या इस तरह से बोल सकते हैं, he went home having finished his work। He went home having finished his work। बरसों बाद अपने परिवार से मिलकर वह भावुक हो गया और फूट फूट कर रोने लगा। हैविंग मेट हिज फैमिली आफ्टर ईयर्स, या आफ्टर लॉन्ग ईयर्स, या आफ्टर सेवरल ईयर्स, ही गॉट इमोशनल एंड स्टार्टेड क्राइंग बिटरली।
Having met his family after long years, after years, he got emotional and started crying bitterly. बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर, लिव फॉर और स्टार्ट फॉर। इसका आमतौर से हम लोग इसका मतलब समझते हैं कि रवाना होना या प्रस्थान करना होता है, और इसका बहुत यूज़ भी होता है। लेकिन आज हम लोग इसकी जगह पे एडवांस वर्ड का यूज़ करना सीखेंगे। बहरहाल देखते हैं इस सेंटेंस में कैसे यूज़ किया जाता है। ऑफ टू, जिसकी बात मैं कर रहा था वो वर्ड है ऑफ टू, जिसका मतलब होता है प्रस्थान करना, रवाना होना। स्ट्रक्चर में प्रेजेंट की बात को बताने के लिए इज और एम का यूज़ करेंगे, और पास्ट के लिए वॉज वर्ड का यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद ऑफ टू, उसके बाद डेस्टिनेशन की बात करेंगे। डेस्टिनेशन हमारा कुछ भी हो सकता है, कोई जगह हो सकता है, पार्टी हो सकती है, कहीं जाने की बात हो सकती है। तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि प्रेजेंट की बात को बोलने के लिए इज आर एम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, और पास्ट की बात को बताने के लिए वॉज वर्ड का यूज़ करेंगे। और ये ऑफ टू हमने रिप्लेस किया है, ऑफ टू रिप्लेस किया लिव फॉर की जगह पे, जिसका मतलब होता है प्रस्थान करना, रवाना होना, निकलना। आइए देखते हैं इसके लिए पहला सेंटेंस क्या है। जैसे हमें कहना हो हम लोग मुंबई के लिए निकल रहे हैं, इसके लिए हम लोग कहेंगे वी आर ऑफ टू मुंबई। हम लोग कलकत्ता के लिए निकल रहे थे, वी वर ऑफ टू कोलकाता। हम लोग दुबई के लिए निकल रहे हैं, वी आर ऑफ टू दुबई। लिव फॉर की जगह पे ऑफ टू का यूज़ करेंगे। ये हमारा एडवांस स्ट्रक्चर है। लिव फॉर की जगह पे या स्टार्ट फॉर की जगह पे ऑफ टू का यूज़ करेंगे। अब आइए देखते हैं इसका पहला सेंटेंस। हम लोग एयरपोर्ट रवाना हो रहे हैं या हम लोग एयरपोर्ट जा रहे हैं। वी आर ऑफ टू एयरपोर्ट। कल रात 12 बजे हम लोग अपने दोस्त के घर उसका जन्मदिन मनाने जा रहे थे या उसके घर रवाना हो रहे थे। इसके लिए हम लोग कहेंगे लास्ट नाइट एट 12 o'clock we were off to our friend's house to celebrate his birthday. Dear friends, एक बार प्रैक्टिस कीजिए जम के इन सारे स्ट्रक्चर्स की, उसके बाद देखिए आपकी अंग्रेज़ी आग न लगा दे तो बोलिएगा। हम लोग उसकी पार्टी में जा रहे हैं या हम लोग उसकी पार्टी के लिए रवाना हो रहे हैं, इसके लिए हम लोग कहेंगे वी आर ऑफ टू हिज पार्टी। कल मैं भी उसकी पार्टी में जा रहा था, या फिर यूँ कहें कल मैं भी उसकी पार्टी के लिए रवाना हो रहा था या निकल रहा था। इसके लिए कहेंगे yesterday I was also off to his party. Yesterday I was also off to his party. मैं दुबई प्रस्थान कर रहा हूँ, या मैं दुबई रवाना हो रहा हूँ, या मैं दुबई जा रहा हूँ। बिल्कुल सीधा सीधी लफ्ज़ों में कहें तो मैं दुबई जा रहा हूँ, आई एम ऑफ टू दुबई। या फिर दुबई की जगह आप बोल सकते हैं आई एम ऑफ टू नेपाल, आई एम ऑफ टू सिंगापुर, आई एम ऑफ टू, या फिर कहेंगे आई एम लिविंग फॉर दुबई, आई एम लिविंग फॉर सिंगापुर। नेक्स्ट हमारा है ये टू का यूज़ करना। ये टू का मतलब होता है कि जब भी सब्जेक्ट को किसी काम को करना बाकी रह जाए तब वहाँ पे ये टू का यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर है इसका, प्रेजेंट की बात को बताने के लिए इज आर एम का यूज़ करेंगे, पास्ट के लिए वॉज वर्ब का यूज़ करेंगे, उसके बाद ये टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। और इसके साथ साथ मैं बता देता हूँ पैसिव का स्ट्रक्चर होगा इज आर एम वॉज वर्ब के बाद ये टू, उसके बाद टू, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। ये पैसिव का स्ट्रक्चर होगा। पहला सेंटेंस है मैंने सुबह वाली दवा खा ली है, या सुबह की दवा खा ली है, दोपहर वाली दवा खानी या खाना बाकी है। टेकन मॉर्निंग मेडिसिन, आफ्टरनून मेडिसिन इज येट टू बी टेकन। यहाँ दूसरे वाक्य में किसको दवा खाने की बात कही जा रही है मालूम नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है दूसरे सेंटेंस में, इसलिए हमने, आप चाहे तो सब्जेक्ट जोड़ सकते हैं पहले वाले सेंटेंस के अनुसार, लेकिन
ये सेंटेंस बना हुआ तरीका बिल्कुल सही है। विराट कोहली को उस मैच को जीतने के लिए 2 रन बनाना बाकी था। इसके लिए हम लोग कहेंगे विराट कोहली वॉज येट टू स्कोर 2 रन्स टू विन दिस मैच। सिर्फ मुझे 2 उत्तर लिखना बाकी था। इसके लिए हम लोग कहेंगे आई वॉज ओनली येट टू राइट 2 आंसर। आई वॉज ओनली येट टू राइट 2 आंसर्स। मैंने जनवरी का किराया दे दिया था या दे चुका था, सिर्फ मुझे फरवरी का किराया देना बाकी था। आई हैड पेड द रेंट फॉर जनवरी, आई वॉज ओनली येट टू पे द रेंट फॉर फरवरी। अंग्रेज़ी बोलना बहुत आसान है, प्रैक्टिस कीजिए। उस लड़की को मेरा प्यार का प्रस्ताव कबूल करना बाकी था। That girl was yet to accept my love proposal. नेताजी का आना बाकी है। इसके लिए हम लोग कहेंगे द पॉलिटिशियन इज येट टू कम, द लीडर इज येट टू कम। कोई काम करना बाकी है या अभी तक नहीं हुआ है या होना बाकी है, येट टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। नेताजी द्वारा भाषण देना बाकी था, ये पैसिव का है, तो हम लोग कहेंगे द स्पीच वॉज येट टू बी डिलीवर्ड बाय द पॉलिटिशियन। विराट का बैटिंग करना बाकी था। इसके लिए हम लोग कहेंगे विराट वॉज येट टू बैट। विराट वॉज येट टू बैट। भारतीय टीम को फील्डिंग करना बाकी था, तो हम लोग कहेंगे इंडियन टीम वॉज येट टू बी येट टू फील्ड। इंडियन टीम वॉज येट टू फील्ड। टिकट कटवाना बाकी था, तो इसके लिए हम लोग कहेंगे टिकट कटवाना बाकी है, टिकट इज येट टू बी बुक्ड। टू बी बुक्ड इसलिए लगा है कि बुक करने वाला कौन है मालूम नहीं, इसलिए इसे पैसिव में बनाया गया है। टिकट इज येट टू बी बुक्ड। बारात का आना बाकी है, द वेडिंग प्रोसेसन इज येट टू बी अराइव्ड। येट टू अराइव, आप येट टू अराइव बोल सकते हैं या येट टू कम भी बोल सकते हैं, कोई इसमें। नेक्स्ट सेंटेंस है दूल्हे को अपनी शादी की मंजूरी देना बाकी था। द ग्रूम वॉज येट टू गिव हिज अप्रूवल फॉर वेडिंग। निकाह कबूल करना बाकी है। कौन निकाह कबूल करेगा, सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इसे पैसिव में बनाएंगे। निकाह वॉज येट टू बी सैंक्शनड, या फिर बोलेंगे निकाह वॉज येट टू बी अप्रूव्ड। नेक्स्ट है हमारा सेट टू, जिसका हिंदी अर्थ होता है कोई काम करने के लिए तैयार होना, यानी रेडी टू डू समथिंग। उसकी जगह पे अब हम लोग सेट टू का यूज़ करेंगे। स्ट्रक्चर है सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सेट टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वे लोग इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए तैयार हैं। दे आर सेट टू स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट। दे आर सेट टू स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है भारतीय टीम इस मैच को जीतने के लिए तैयार है, तो इसके लिए हम लोग कहेंगे इंडियन टीम इज सेट टू विन दिस मैच। या फिर हमें बोलना हो भारतीय टीम इस मैच को जीतने के लिए पूरी तरह से तैयार है, तो हम लोग कहेंगे इंडियन टीम इज ऑल सेट टू विन दिस मैच। ऑल सेट का मतलब होता है पूरी तरह से तैयार। वह उसके साथ बड़ी खुशी से जीवन बिताने को तैयार थे। शी वॉज सेट टू लीड हर लाइफ विद हिम विद अ ग्रेट प्लेजर। विद अ ग्रेट प्लेजर का मतलब होता है बड़ी खुशी से, बड़ी खुशी के साथ। वह मानसिक रूप से शादी के लिए तैयार नहीं थे। शी वॉज नॉट मेंटली सेट टू दिस वेडिंग। हम लोग एयरपोर्ट जाने के लिए तैयार थे। वी वर सेट टू लीव फॉर एयरपोर्ट। वी वर सेट टू लीव फॉर एयरपोर्ट। वह नया बिजनेस शुरू करने के लिए तैयार था। He was set to start a new business. He was set to start a new business. I am reluctant to. इसे हम लोग not willing to do something से रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कि कोई काम करने की इच्छा का ना होना, unwillingly, जिसे unwillingly भी बोलते हैं।
स्ट्रक्चर है सेंटेंस बनाने का, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस रिलक्टेंट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आइए देखते हैं कितने तरह से एक सेंटेंस को हम लोग हिंदी को बोल सकते हैं। वह लोगों के सामने कुछ बताने को तैयार नहीं है, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका बोलने का है, उसकी इच्छा नहीं है कि वह लोगों के सामने कुछ बताए। तीसरा है, वह लोगों के सामने कुछ बताना नहीं चाहती है। शी इज रिलक्टेंट टू टेल एनीथिंग बिफोर द पीपल या इन फ्रंट ऑफ द पीपल। वह मदद मांगने के लिए अनिच्छुक है, यानी उसकी इच्छा नहीं है, मन नहीं है, ख्वाहिश नहीं है। वह मदद मांगना नहीं चाहता है, ये दूसरा तरीका बोलने का। तीसरा है, वह मदद मांगने को तैयार नहीं है। ही इज रिलक्टेंट टू आस्क फॉर हेल्प। मैं यह मूवी देखना नहीं चाहता क्योंकि मेरी इच्छा नहीं है। दूसरा तरीका है बोलने का, यह मूवी देखने की मेरी इच्छा नहीं है, मैं यह मूवी देखने को तैयार नहीं हूँ। सेंस एक ही है, बोलने का तरीका अलग है। तो हम लोग कहेंगे आई एम रिलक्टेंट टू वॉच दिस मूवी। वे लोग अपनी योजना को बदलने के लिए अनिच्छुक हैं, या फिर यूँ कहें वे लोग अपनी योजना को बदलना नहीं चाहते हैं। दे आर रिलक्टेंट टू चेंज देयर प्लान। दे आर रिलक्टेंट टू चेंज देयर प्लान। विद्यार्थी अपने क्लासरूम को छोड़ने को तैयार नहीं है, या विद्यार्थी अपने क्लासरूम को छोड़ने के लिए अनिच्छुक थे, मतलब उनकी इच्छा नहीं थी, इच्छुक नहीं थे। द स्टूडेंट्स रिलक्टेंट टू लीव द क्लासरूम। लगता है वो अपनी गलती की माफ़ी मांगने के लिए अनिच्छुक है, तैयार नहीं है, या फिर यूँ कहें माफ़ी मांगना नहीं चाहता है। इसके लिए हम लोग कहेंगे ही सीम्स रिलक्टेंट टू अपोलोजाइज फॉर हिज मिस्टेक। So guys, that's all for today's video. See you tomorrow in the next video. For till then, goodbye and take care of yourself. And you must write your comment in the comment box about this video. How did you like this video? If you like this video, you find this video helpful for you, you must write in the comment box. See you tomorrow in the next video. For till then, goodbye.